अब आज का हमारा बिंदु है दिल्ली सल्तनत। विधिवत शुरुआत यहाँ से होगी। तो दिल्ली सल्तनत, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक है। दिल्ली सल्तनत, और इसका नाम दिल्ली सल्तनत क्यों है? तो 1206 से लेकर 1526 तक का काल क्या है? दिल्ली सल्तनत। और 1526 के बाद में क्या हो जाएगा? मुगल काल। अब देखो यहाँ इस काल को सल्तनत क्यों कहते हैं? इस काल में जितने भी शासक अलग अलग वंशों के होंगे, अभी हम वंशों की चर्चा करेंगे, अलग अलग वंशों के शासक होंगे, लेकिन उनकी उपाधि एक होगी, सामान्य उपाधि, वो रहेगी सुल्तान। ठीक है, इसलिए सुल्तानों का काल, दिल्ली के सुल्तानों का काल यानी दिल्ली सल्तनत का काल। भाई इसके बाद में आएंगे वो जो मुगल आएंगे, हैं तो मुगल भी मुस्लिम शासक, लेकिन वो तो बादशाह की उपाधि धारण करेंगे, वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेंगे। तो मुगलों की उपाधि तो क्या रहेगी? बादशाह है। और इस काल में चाहे वो गुलाम वंश के हों, चाहे खिलजी वंश के हों, चाहे तुगलक के हों, चाहे सैयद वंश के हों, चाहे लोधी वंश के हों, उन सब की उपाधि क्या रहेगी? सुल्तान। इसलिए इस काल को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का काल। तो पहली बात, कब से कब तक है? 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत का काल है। अब देखो इसमें 5 वंश कौन कौन से हैं? तो आपको पहले, सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि एक एक वंश में कितने वर्ष और कौन उसका पहला शासक था, कौन अंतिम शासक था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गुलाम वंश या दास वंश। ठीक है, और देखो गुलाम वंश का काल कब से कब तक है? तो 1206 से ही हो गया यहाँ पर, 1206 से। अब ये जो 0 और 6 दोनों को वो पढ़े ना, इन खड़े करो, लेकिन सागे 0 ने भी करो जना, ये होगा 90। तो कब से कब तक है? 1206 से 1290। बस इतना ही तो किया है, इन दोनों को साथ में लेकर गया हूं मैं यहां पर। तो ये हो गया 1206 से 1290। अब देखो इसमें आप कैसे याद रखोगे? ऐबक से क्यूमर्स तक, क्यूमर्स तक मतलब समझे क्या? कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। ठीक है, तो गुलाम वंश में हम जिन शासकों की चर्चा करेंगे, ऐबक से शुरू करेंगे, क्यूमर्स पर समाप्त करेंगे। ये तो बात रही गुलाम वंश की बात। फिर उसके बाद में, गुलाम वंश के बाद में दूसरा जो वंश है वो आएगा खिलजी, खिलजी वंश। ठीक है, अब देखो अपने आप ही हो गया 1290 से, और ये होगा 1320 तक, जिसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा काल तो अलाउद्दीन का ही है, अकेले का ही, अलाउद्दीन का ही रह जाएगा 1296 से 1316 तक। तो इसमें जो काल आएगा वो अलाउद्दीन का ही आ जाएगा, एक शासक का ही। अब इसमें हमें क्या करना है? जलालुद्दीन से, जलालुद्दीन खिलजी से मुबारक खिलजी तक, मुबारक खिलजी तक। ठीक है, तो खिलजी वंश का पहला शासक या संस्थापक तो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसे मुबारक खिलजी बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में फिर कौन सा वंश आ गया? तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। हालांकि 1412 तक ही रहता है, लेकिन 2 वर्ष का काल है, वो किसी वंश का नहीं रहता, इसलिए हम इसी के साथ काउंट कर लेते हैं उसको। तो 1414 तक गयासुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक से नासिरुद्दीन महमूद तक, नासिरुद्दीन महमूद तक। तो तुगलक वंश का पहला शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ तक की बात करेंगे हम इस काल के अंतर्गत। फिर उसके बाद में चौथा काल है सैयद वंश।
सैयद वंश, ठीक है। और ये आ जाएगा 1414 से 1451। और इसमें संस्थापक है खिज्र खां, खिज्र खां। और खिज्र खां से अलाउद्दीन आलम शाह तक, अलाउद्दीन आलम शाह तक, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो संस्थापक खिज्र खां, अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। इसमें तो 4 ही शासक याद करने हैं, नाम ही 4 का ही बाकी, और केवल नाम ही, बस छोटी सी बातें याद करनी है इसमें। फिर उसके बाद में लोधी, इसमें 3 ही याद करने हैं। लोधी वंश 1451 से 1526, इसका मतलब बस यहां तक ही रहा। तो बहलोल लोधी से इब्राहिम लोधी तक, इब्राहिम लोधी तक, ठीक है। ये काल रहेगा इनका पूरे। इसका मतलब इस दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम कौन है? इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली सल्तनत यहां से यानी ऐबक से लेकर इब्राहिम लोधी तक, इब्राहिम लोधी तक ये वंश आएंगे इसमें, ठीक है। अब आप बताओ इन 5 वंशों में से सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तो कौन सा है? सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाला कौन सा है? आपके सामने है ये इनका काल। देखो सबसे ज्यादा हो गया तुगलक वंश, तो ये सबसे ज्यादा है। और सबसे कम खिलजी, सबसे कम है, ये तो है सबसे ज्यादा, और खिलजी है सबसे कम, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक लंबे समय तक शासन कर कौन, शासक कौन थे वो तो चर्चा करेंगे हम, अभी वंशों की बात कर ले, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके इन वंशों पर और उन वंशों के सभी शासकों का वर्णन करना है। देखो अधिकांश शासकों के केवल नाम आएंगे, मुख्य रूप से ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, और ये लोधी सिकंदर और इब्राहिम लोधी, इनके संदर्भ में इतने ही सुल्तानों पर चर्चा करनी है, बाकी तो केवल नाम के होंगे। तो इनके बारे में जो बातें हैं वो याद करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें गुलाम वंश की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई पहले दोबारा बोल रहा हूँ, ये 5 वंश हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश क्यों है अभी चर्चा करेंगे हम। ये प्रथम 3 वंश हैं, ये तुर्क है, ये तुर्क है, यानी तुर्की से संबंधित है ये, ठीक है। ये सैयद वंश ये अरब का है, तो अरब हैं। और ये जो लोधी हैं ये अफगान हैं, पठान हैं। तो इसका मतलब देखो अगर आपसे ये पूछे अंतिम तुर्क सुल्तान कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। बात समझ आ गई नहीं यहाँ पर भाई। ये बात भी आपको इस दिल्ली सल्तनत में वैसे अंतिम शासक तो कौन है? इब्राहिम लोधी। लेकिन अंतिम तुर्क सुल्तान पूछे तो कौन हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि तुर्क बस ये तुर्क थे, बाकी ये तुर्क नहीं थे। तो चलो खैर आगे बात करें हम एक एक करके वंशों के संदर्भ में। और सबसे पहले हमारा विषय होगा गुलाम वंश। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से क्यूमर्स तक। अब देखो इस काल में 3 उपवंश हैं। ये गुलाम वंश है, इसमें 3 उपवंश का मतलब जो 3 बड़े शासक हैं उनकी संतान। जैसे कुतुबी वंश का मतलब कुतुबुद्दीन और उसका बेटा, शमसी वंश का मतलब इल्तुतमिश का नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो शमसी हो गया ना, तो इल्तुतमिश और उसकी संतान। बलबनी वंश का मतलब है बलबन और उसकी संतान। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर ये बस ये ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश का जो बेटे कौन है, ऐबक का कौन है, बलबन का कौन है। तो ये तो अपने आप जब हम क्रम से सीक्वेंस से चलेंगे तो आपके दिक्कत नहीं आएगी।
देखो जब हम पुस्तकें पढ़ रहे थे, वो पहली बार पुस्तकें पढ़ी हैं अधिकांश ने, लगभग ने, ठीक है। तो वो पुस्तकें हमारे लिए नई थी। मुगल काल की पुस्तकें तो प्राय हम पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं बाकी सिलेबस में भी रहती है। सल्तनत काल वाला बाकी जगह आपके सिलेबस में रहता नहीं है, तो इसलिए वो आपके लिए नई पुस्तकें थी। तो उसमें मोस्टली पहला काम यही रहेगा, पुस्तक लेखक याद करोगे, फिर अगर उसमें कोई डिटेल आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वो बाद की बात है। अब यहाँ क्या होगा, इसमें आंकड़ों के साथ साथ कहानी भी शुरू होगी, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो पहली बात हम ये चर्चा करें कि ये गुलाम वंश है, तो ये गुलाम वंश क्यों है, इसके और अन्य क्या नाम हैं। तो देखो पहली बात, गुलाम वंश या दास वंश इसको इसलिए कहा जाता है, इस काल में जो भी शासक रहे 1206 से 1290 तक, वो या तो दास हैं या दास की संतान है। बात समझ आ रही है। और मोस्टली जो तीन प्रमुख शासक, मैंने तीन उपवंश बोले ना, कुतुबी, शमसी, बलबनी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का वंश और बलबन का वंश, ये तीनों ही ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम थे, खरीदे हुए दास थे, और उन्हीं के संतान इस काल में, वो और उनकी संतान इस काल में शासन करती है। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, गुलाम या दास वंश। बात समझ में आ गई। एक नाम, पहला नाम तो पहला आप एक बात तो ये याद रखोगे कि इसे दास या गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के शासक या वह उनकी संतानें, यानी इस वंश के जो शासक हैं वो दास थे या दास की संतान थे। हालांकि वो संतान बाद में, वो खुद गुलाम नहीं थे, लेकिन वो दास की संतान तो थे ना, तो इसलिए इस कारण इसे कहा जाता है गुलाम वंश। एक नाम तो ये याद रखना है। दूसरा, इसे बोलते हैं प्रारंभिक आदि तुर्क वंश। प्रारंभिक या आदि तुर्क वंश। आदि तुर्क का मतलब भारत में सबसे पहले तुर्क सत्ता की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है इस काल में, और ये तुर्की हैं। तो आदि तुर्क वंश का मतलब ये है कि भाई गुलाम वंश, आदि तुर्क, सबसे पहला जो तुर्क थे वो ऐबक, इल्तुतमिश, ये तुर्क थे, तो इसलिए इसे आदि तुर्क वंश भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, हबीबुल्लाह ने इसे कहा है मामलुक वंश। मामलुक का मतलब होता है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान जिसे बाद में दास बना लिया गया हो। तो इस काल के जितने भी जो शासक हैं, तीनों प्रमुख हैं, वो पहले जब पैदा हुए थे तब स्वतंत्र थे, बाद में उनको बेच दिया गया। यानी पैदा स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे वो, बाद में उनको बेचा गया है। कैसे हम बात करेंगे, किस प्रकार से कैसे बेचा गया है इनको, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मामलुक, और तीनों के तीनों ऐसे थे। ऐबक भी पहले स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न था, फिर उसे बेचा गया था। इल्तुतमिश भी स्वतंत्र माता पिता से था, फिर उसे बेचा गया था। बलबन भी स्वतंत्र माता पिता से था, फिर उसे बेचा गया था। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मामलुक। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति जिसे बाद में दास बनाया गया हो, उसे कहा जाता है मामलुक। इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश की संज्ञा दी है। फिर देखो एक बात और, इसे इलबारी वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो शासक हैं, पहले शासक को छोड़कर, पहला कौन है, ऐबक, ऐबक को छोड़कर लगभग सभी शासक इस वंश के, तुर्की के इलबारी कबीले से संबंधित हैं। इस कारण इसे इलबारी वंश भी कहा जाता है। तो इलबारी तुर्क कौन नहीं था, ऐबक, ठीक है। तो ऐबक और एक उसका बेटा आराम शाह नाम रहता है, हालांकि उसका नाम प्राय शामिल नहीं करते हैं हम, लेकिन फिर भी आराम शाह। तो ऐबक और आराम शाह को, बाकी आपके जब भी ऑप्शन में रहेगा कि इलबारी कबीले से संबंधित कौन नहीं था, तो ऐबक का ही नाम होगा वहां पर, ठीक है। तो ऐबक और आराम शाह को छोड़कर से सभी इलबारी कबीले के थे। इसलिए आपसे पूछते हैं, इल्तुतमिश तुर्की के किस कबीले से संबंधित था,
इल्बारी कबीले से संबंधित। बलबन तुर्की के किस कबीले से संबंधित था? इल्बारी कबीले से संबंधित। इसलिए इस वंश को इल्बारी वंश भी कहा जाता है। 4 नाम याद हुए क्या? पहला गुलाम या दास वंश, इसलिए कि इस वंश के जो शासक हैं वो या तो दास हैं या दास की संतान हैं। आदि तुर्क, इसलिए कि भारत में प्रारंभ सबसे पहले तुर्क सत्ता की स्थापना इन गुलामों द्वारा ही की जाती है, तो इसलिए आदि तुर्क वंश। ठीक है। इल्बारी तुर्क, इसलिए कि ऐबक को छोड़कर इस काल के सभी शासक तुर्की के इल्बारी कबीले से संबंधित थे। मामलुक वंश, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ हो और बाद में उसे दास बनाया गया हो। और इस काल के जो तीनों प्रमुख शासक हैं वो ऐसे ही थे, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न थे, बाद में उन्हें दास बनाया गया था, इसलिए उन्हें कहा गया है मामलुक। तो ये वंश कौन सा हो गया? मामलुक वंश। बात समझ में तो आ गई ना एकदम से? ठीक है। तो पहले तो आपको ये 4 नाम याद करने हैं। क्लियर है? अब हम एक इस वंश की बात करें यहाँ पर कि इस वंश में कौन कौन शासक थे, उनके संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले हम कुतुबी वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से। अब देखो ये कब शासक बना, ये तो आपको अपने आप याद रहेगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई? 1206 से। तो ये शासक कब बना है? 1206 में। तो 1206 से 1210 तक इसका काल होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का काल। कुछ आपको सभी शासकों के काल याद नहीं करने, लेकिन जो जिनके मैंने नाम बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके आपको नाम याद करने हैं। बाकी क्रम सीक्वेंस सबका याद करना है और याद हो जाएगा। भाई जब मेरे जैसे व्यक्ति को याद हो सकता है तो दिखती बात है आपको भी याद होगा ये क्रम। तो पहले हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो पहली बात आपको यही बात याद करनी है कि ये गौरी का दास था। वैसे नहीं, आप ये कहोगे नहीं साहब गौरी का दास तो सही ही, आपकी गौरी का मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था, ये दास था। क्या हुआ कि इसके पिता यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो गरीब थी, तो दयनीय दशा के कारण उस समय मध्य एशिया में ऐसा रिवाज था। ऐसा रिवाज का मतलब ऐसा था कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो अपनी दयनीय स्थिति से उबरने के लिए अपनी संतानों को बेच देता, ऐसा था। अब आप ये कहोगे क्या ऐसे भी व्यक्ति होते हैं क्या? मजबूरी व्यक्ति किस प्रकार की होती है, ये उस समय की परिस्थितियाँ या जो लोग मजबूरी से गुजरते हैं प्राय। तो खैर उन लोग, इसके माता पिता ने क्या किया, गरीबी के कारण एक काजी को बेच दिया। निसापुर का काजी था, उसने इसे खरीद लिया। और खरीद लिया तो ये क्या है, योग्य कुशाग्र बुद्धि का तो था, पढ़ने में तेज था, तो उस काजी ने इसे कुरान याद करवा दी कंठस्थ। तो ध्यान रखना, ये कुरान का इतना सुरीला पाठ करता था कि इस कारण इसे कुरान खां भी कहा जाता था। तो आपसे पूछें दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसे कुरान खां के नाम से जो जाना जाता था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उस काजी ने, निसापुर के काजी ने इसे अच्छे से कुरान सिखा दी। ये कुरान का सुरीला पाठ भी करता, लेकिन काजी की मृत्यु हो गई। तो उसके बेटों ने लालच में आकर बोले इसको बेच देते हैं, तो परिणामतः ऐबक को बेच दिया। और ऐबक को बेच दिया तो अब खरीद लिया किसने? गजनी के बाजार में मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर शिकार का पद, अमीर आखुर, अमीर आखुर होता है घुड़शाला का प्रधान, पहले तो वो प्रदान कर दिया। और फिर जब भारत अभियान में आया तो वो भारत में साथ था, तो गौरी ने अपने जो भारत में जो प्रदेश जीते थे उनका प्रतिनिधि इसे बना दिया। ठीक है, और जब उस गौरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो गौरी के कोई संतान नहीं रहती है, तो उसके 3 गुलाम रहते हैं प्रमुख।
और वो क्या करते हैं, जहां जिन क्षेत्रों के वो प्रतिनिधि थे वहीं अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। एक का नाम था, देखो मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी। गोरी कहाँ का शासक था, गौर और गजनी का, गौर प्रदेश का मुख्यतः। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये तो है गौर प्रदेश, तो गौर प्रदेश में तो इस मोहम्मद गोरी का खुद का भतीजा शासक बन जाएगा, संतान तो था ही नहीं ना, तो यहां तो उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद, ये उसका भतीजा शासक बन जाएगा। ठीक है, फिर गजनी, गजनी में गोरी का एक गुलाम रहता है जिसका नाम है ताजुद्दीन यल्दोज। आप यल्दोज नाम याद रखोगे, आगे नाम आएगा इसका, बार बार आएगा। आज अभी आपके लिए हो सकता है ये नाम थोड़े मुश्किल हो, लेकिन थोड़ी देर बाद या कल तक ये नाम, क्योंकि बार बार आएंगे ये, और बार बार आएंगे तो वैसी बात है जैसे अकबर। भाई अकबर का नाम, जैसे मैं यल्दोज और कुबाचा बोलूं तो आपके लिए थोड़े नए नाम होंगे, लेकिन अकबर नया नहीं है, तो अकबर कोई बुआ को बेटो भाई थोड़ी है, बस बार बार सुना है हमने, इसलिए वो हमारे लिए सामान्य हो गया। तो ये सामान्य हो जाएंगे यल्दोज। तो गजनी में कौन बन जाएगा, यल्दोज, और सिंध और मुल्तान में बन जाएगा कुबाचा, कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा। और भारतीय क्षेत्र में, भारत यानी जिसमें लाहौर भी शामिल, लाहौर दिल्ली, इस क्षेत्र का कौन था, ऐबक। ठीक है, स्वतंत्र, इसलिए ये भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक है। क्योंकि देखो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तो मोहम्मद गोरी ने कर दी, लेकिन गोरी भारत का शासक न होकर कहाँ का है, गौर प्रदेश का है। ठीक है, और वो अपने इस क्षेत्र को जीत तो लिया, लेकिन वो भारत का स्वतंत्र शासक न होकर कहाँ का, गौर का। अब ज्यों गोरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने ऐबक भारतीय प्रदेशों का स्वतंत्र शासक बन गया। बात समझ आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए भारत में इस्लामिक सत्ता का स्वतंत्र संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो पहली बात गोरी का दास, तो ध्यान रखना सुल्तान बनते समय ये गुलाम था, दास था, तो दासता से मुक्ति इसे बाद में मिलेगी, दासता से मुक्ति इसे बाद में मिलेगी, जबकि इसका दास होगा, आगे इल्तुतमिश की बात करेंगे, वो इससे पहले मुक्त हो जाएगा। दास का दास पहले मुक्त होगा और ये बाद में मुक्त होगा। तो आगे अभी चर्चा कर रहे हैं हम। तो पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक है, अब देखो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, चाहे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे चाहे गुलाम वंश का संस्थापक पूछे, भाई गुलाम वंश पहला वंश गुलाम वंश ही तो है, तो गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ठीक है, अब इसे किस किस नाम से, तो एक तो कुरान का सुरीला पाठ करता, इसलिए क्या हो गया, कुरान खां। ठीक है, फिर ये लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था, इसलिए लाख बख्श ऐसा कहा जाता है, तो लाख बख्श। फिर ये हाथियों का दान, जब भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण हो गया तो हाथियों का दान भी दिया इसने, तो इसलिए इसे पील बख्श, हाथी को क्या कहा जाता, पील, तो पील बख्श। इसलिए जब हम पील खाना नाम आएगा इसका मतलब वो किससे संबंधित होगा, हाथियों से संबंधित होगा। ठीक है, तो पील बख्श भी इसको कहा गया है। फिर इसे द्वितीय हातिम भी, द्वितीय हातिम, हातिम इस्लामिक पौराणिक नायक है। ठीक है, तो इसे द्वितीय हातिम भी कहा गया है। दोबारा एक बार सुन लेना, आपको शायद मैंने कभी प्रसंगवश बताया होगा कि द्वितीय सिकंदर तो कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि उसने दूसरा सिकंदर या सिकंदरी सानी की उपाधि धारण की थी। तो दूसरा सिकंदर किसको कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी को। तो दूसरा हातिम किसको कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गोरी का गुलाम था, गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। अब देखो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ये बात ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है लेकिन इसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
इसकी राजधानी दिल्ली नहीं, दिल्ली न होकर क्या थी, लाहौर। दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, और सल्तनत यानी सुल्तानों की उपाधि, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, यह बात भी ध्यान रखनी है। तो कौन सी उपाधि धारण की, मलिक और सिपह सालार, क्योंकि यह सेना से जुड़ा रहना चाहता था। जैसे पुष्यमित्र शुंग था ना, उसने खुद ने सम्राट की उपाधि ने धारण करके सेनानी, क्योंकि वो सेना का सेनापति था और सेना से जुड़ाव रखना चाहता था। ठीक वैसे ही इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो एक बात, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, फिर मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, दोनों आराम से याद रह जाएंगी कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसी कारण, यह बात आगे ध्यान रखना, इसी कारण फिरोज तुगलक आगे आएगा, वो अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं करता है। खुतबा जब भी कोई सुल्तान बनता तो वो सुल्तान अपने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों का भी सबका नाम लेता। ठीक है, पूर्ववर्ती सुल्तानों का भी नाम लेता। फिरोज तुगलक ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने खुद ने ही सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बात समझ आ गई यहां पर? तो यह बात भी ध्यान रखनी है आपको कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। चलो, अब लाहौर इसका केंद्र है। इसके दरबार में आपको दो विद्वानों के नाम ध्यान रखने हैं, दोनों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक का नाम था हसन निजामी, एक का नाम था फक्र ए मुदब्बिर। याद है दोनों के नाम? हसन निजामी जिसने ताजुल मासिर लिखी थी, फक्र ए मुदब्बिर जिसने आदाब उल हर्ब पुस्तक लिखी थी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वो दोनों इसके विद्वान थे। अब देखो यहां पर कि इस ऐबक को 1208 में गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद से दास्ता से मुक्ति का पत्र मिला था, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी से। तो देखो, सुल्तान तो कब बना है? 1206 में। दास्ता से मुक्ति कब मिली है? 1208 में। और वो जो दास्ता का मुक्ति पत्र है वो लेकर हसन निजामी आया था। हालांकि ये बात आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर बाय द वे पूछ लें तो ये बात भी ध्यान रखना कि दास्ता से मुक्ति का पत्र ऐबक को लाकर किसने दिया था? हसन निजामी ने, जो इसके दरबार में विद्वान है, दरबारी विद्वान उसने। ठीक है, तो दास्ता से मुक्ति से 1208 में मिली है। तो सुल्तान बनते समय ये स्वतंत्र न होकर गुलाम था, यानी वैधानिक रूप से स्वतंत्र नहीं था ये। ठीक है, अब देखो इसकी समस्याएं, इसके सामने समस्याएं क्या थी? तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी यल्दौज और कुबाचा। यल्दौज और कुबाचा। ठीक है, देखो यल्दौज यानी ताजुद्दीन यल्दौज कहाँ का शासक था? गजनी का। ठीक है, और कुबाचा कहाँ का था? सिंध और मुल्तान का। सिंध और मुल्तान का। सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए इसने क्या किया? उसे पता था कि मैं इनका दमन नहीं कर सकता, तो क्या करें? इनसे समझौता, रिश्तेदारी कर लेते हैं। तो रिश्तेदारी क्या की कि इसने इस यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। हालांकि इसने एक बार गजनी को जीत भी लिया था, 40 दिन तक गजनी पर अधिकार भी रखा था, लेकिन फिर गजनी के नागरिकों ने इसका विरोध किया क्योंकि वहाँ ये अच्छा प्रशासन नहीं दे पाया, तो कुतुबुद्दीन को वापस आना पड़ा। लेकिन वैवाहिक नीति के अंतर्गत ध्यान ये रखना है आपको, यल्दौज की पुत्री से विवाह किया, कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया, और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक अपने ही गुलाम इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इसका मतलब इल्तुतमिश इसका गुलाम, साथ साथ में इसका दामाद भी है। अब देखो कैसे, देखो यल्दौज
यानी स्वयं, तो यल्दोज की पुत्री से स्वयं ने विवाह किया। कुब्बाचा, तो कुब्बाचा यानी बहन, तो बहन का विवाह कुब्बाचा से किया है। और अब जो आगे इसका उत्तराधिकारी बनेगा तो वो केवल गुलाम नहीं होगा, इसका दामाद भी होगा। कौन? इल्तुतमिश। याद रह जाएगी बात, हालांकि आपसे नहीं पूछे, लेकिन बाय द वे ऐसी कोई बात आए तब याद रखना। वैवाहिक नीति के अंतर्गत अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से शासक हैं जो वैवाहिक नीति का सहारा लेते हैं, तो इसने भी सहारा लिया है। यल्दोज की पुत्री से इसने विवाह कर लिया, कुब्बाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया, और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जो इसका गुलाम था। बात समझ आ रही है? बस ये वैवाहिक नीति के अंतर्गत याद रखना है। आगे इसने निर्माण क्या क्या करवाया वो तो हम आगे विधिवत रूप से दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य पढ़ेंगे, वास्तुकला, तो वहाँ इसका कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा होगी हमारी जब हम वास्तुकला के संदर्भ में बात करें तब। 1210 में चौगान, पोलो जैसा खेल है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब देखो कैसे याद रहेगा। 6 में शासक बना, 8 में दास्ता से मुक्ति, 10 में जीवन से मुक्ति। इतनी बात है इसकी तो कहानी भाई, यही तो 3 सन याद करनी है। 6 में शासक सुल्तान बना है, 8 में दास्ता से मुक्ति, 10 में जीवन से मुक्ति। तो शायद याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये बात रही कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। अब ऐबक के बाद शासक बनता है आराम शाह है। आराम शाह ने आराम से 8 महीने तक शासन किया, कुछ भी नहीं किया, और लाहौर ही उसकी राजधानी रही थी। लाहौर, आराम शाह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। तो आराम शाह 8 महीने तक आराम से शासन करता है, लेकिन फिर जूद के युद्ध में 1211 में, देखो 10 में इसकी मृत्यु हुई, 10 में वो शासक बना, बस केवल वो 1211 तक ही रहता है। तो 1211 बस उसका शासनकाल, इतना याद रखना है। जूद के युद्ध में उसके अनुयायी पराजित हो जाते हैं, वो मारा जाता है, और सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।